आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव, इसकी स्टडी करेंगे। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसको बोलेंगे टार्क ऑन करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल। तो करंट लूप का मतलब होता है एक ऐसा बंद परिपथ जिसमें करंट का फ्लो हो सके, तो उसमें बल आघूर्ण यानी टार्क और चुंबकीय द्विध्रुव यानी मैग्नेटिक डाइपोल की स्थिति के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले देखिए, छोटी हेडिंग है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण। तो कुल मिलाकर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, कहने का मतलब है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें रेक्टेंगुलर यानी आयताकार करंट लूप है, उसमें हम बल आघूर्ण की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर दिखाया गया है। तो इस फिगर में एक मैग्नेट का ये एन पोल है, नॉर्थ वाला यानी दक्षिण वाला, नॉर्थ यानी उत्तर वाला, और ये इधर साउथ पोल है यानी दक्षिण वाला। दोनों जो मैग्नेट हैं या मैग्नेट के पोल हैं, इनकी लंबाई b है, यानी दोनों बराबर लंबाई के हैं। और ये अंदर देखिए एक लूप है आयताकार, इस पर इधर से करंट जा रही है, इधर से ऐसे जाते हुए इधर से लौट करके आ रही है। ये कोई बैटरी लगा दी गई है यहाँ पर, इस बैटरी से करंट ऐसे गई, इससे होकर के इधर आकर के लौट रही है। ABCD ये आयताकार लूप है। यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ते हैं और इसको फिर समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये घूर्णन अक्ष है यानी रोटेटिंग एक्सिस है। ये पूरा रोटेट कर रहा है जो आयताकार लूप है। इसकी लंबाई देखिए, लंबाई कहें या चौड़ाई ए मानी गई है। लंबाई तो ये होगी क्योंकि ये ज़्यादा है, चौड़ाई कह दें घूर्णन अक्ष की वो ए है। और ये तो बी के बराबर ही होगी क्योंकि मैग्नेट का एन और एस पोल बी लंबाई का है। तो ये आयताकार लूप की लंबाई भी बी होगी। तो अब इसको समझते हैं। कह रहा है अब हम आपको यह दिखाएंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्थित कोई आयताकार पास यानी रेक्टेंगुलर लूप जिससे अपरिवर्ती विद्युत धारा यानी यूनिफॉर्म करंट आई प्रवाहित हो रही है। जैसा हम देख रहे हैं, एक बार आघूर्ण का अनुभव करता, एक बल आघूर्ण का अनुभव करता है। ये जो पास है करंट कैरिंग लूप है रेक्टेंगुलर जो है आयताकार, ये एक बल आघूर्ण का अनुभव करता है। जैसे बात है, बल और बल आघूर्ण दो शब्द हैं जिनके बारे में हम बहुत पहले से बताते चले आए हैं। तो बल का मतलब बल एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को विस्थापित कर देता है या करने का प्रयास करता है, जबकि बल आघूर्ण किसी वस्तु में घूर्णन गति उत्पन्न कर देता है या करने का प्रयास करता है। तो यह व्यवहार उस द्विध्रुव के व्यवहार के समरूपी है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में दर्शाता है। अनुभाग 1.11 देखिए। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो द्विध्रुव होता था डाइपोल, उसमें भी दो प्रकार के बल अपोजिट डायरेक्शन में और समान परिमाण के लगते थे। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी हो रही है। इसीलिए कह रहा है कि यह व्यवहार उस द्विध्रुव के व्यवहार के समरूपी है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में दर्शाता है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र था। पहले हम उस सरल प्रकरण पर विचार करते हैं जिससे आयताकार पास इस प्रकार स्थित है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B पास के तल में है। इसे चित्र 4.18 ए में दर्शाया गया।
तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना है कि ये अगर द्विध्रुव घूर्णन अक्ष है हमारी, तो घूर्णन अक्ष में यहाँ पर देखिए ये हमको विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाई गई है n से s पोल की तरफ, तीर इधर लगाया गया है। हमेशा n से s पोल की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, और जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। ये हमने पीछे पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, और देखिए जो अक्ष है इसमें ये टाउ लिखा गया है। टाउ मतलब टार्क का अनुभव कर रहा है। तो इसको देखते हैं। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र पास की दो भुजाओं AD तथा BC पर कोई बल आरोपित नहीं करता है। तो AD और BC भुजा पर कोई बल आरोपित नहीं करेगा, क्योंकि AD और BC चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर यानी पैरेलल हैं, और जब समांतर है तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो जाहिर सी बात है कि साइन थीटा 0 होता है। तो चूंकि फोर्स F बराबर लॉरेंज फोर्स F बराबर ILB साइन थीटा, और साइन थीटा अगर 0 होगा तो चुंबकीय बल भी 0 होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र पास की दो भुजाओं AD तथा BC पर कोई बल नहीं आरोपित करता, क्योंकि AD और BC ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। अब आगे देखते हैं। कह रहा है यह पास की भुजा AB के लंबवत है तथा इस पर बल F1 आरोपित करता है, जिसकी दिशा पास के तल में भीतर की ओर है। अब ध्यान दीजिए कि जो AB भुजा है, ये AB लें या DC लें, तो AB भुजा है, तो इस AB भुजा में कह रहा है कि जो बल लग रहा है F1 वो दिशा पास के तल में भीतर की ओर है। तो जाहिर सी बात है कि हमने पढ़ा है कि जो करंट है, करंट ये फ्लो हो रही है, तो इस करंट फ्लो हो रही है, तो इस पर अगर हम बल की दिशा देखें तो देखिए बता रहा है कि जो बल है F1 इसकी दिशा पास के तल में भीतर की ओर है। ये जो लूप है इसमें भीतर की ओर। इस बल का परिमाण वही लॉरेंज बल F1 बराबर ILB साइन थीटा जैसे होता था, तो वैसे F1 बराबर ILB लिखा है। क्योंकि यहाँ पर अभी ये पैरेलल है, N और S के सिद्धांत में है, सीध में है इसके, इसलिए यहाँ पर थीटा नहीं लिखा गया। जब एंगल बनेगा तो थीटा लिखा जाएगा। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र भुजा CD पर, इस CD पर F2 बल आरोपित करता है, जो पास के तल के बाहर की ओर है। जो पास के तल के बाहर की ओर है। इस बल का परिमाण कितना है? F2 बराबर ILB बराबर F1। तो जो F2 है F1 के बराबर है। बस फर्क इतना है कि एक में F1 जो है वो भीतर की ओर है और F2 बाहर की ओर है। तो यहाँ पर देखिए जो फिगर बनाया गया है उसको देख के हम लोग समझें। तो कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई विद्युत धारावाही आयताकार कुंडली है। चुंबकीय आघूर्ण M, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो M अधोमुखी संकेत करता है, यानी नीचे की ओर है। बल आघूर्ण टाउ अक्ष के अनुदिश है तथा इसकी प्रवृत्ति कुंडली को वामावर्त घूर्णन कराने की है। ऐसी बात है, ये बल इधर को है, ये बल इधर को है, तो ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त यानी बाएं हाथ की दिशा में घूमने की प्रवृत्ति है कुंडली की। बी कह रहा है कुंडली पर बल युग्म कार्य करते हुए, कुंडली पर जो बल युग्म लग रहे हैं ये उनको यहाँ पर दिखाया गया। तो फिगर को थोड़ा सा एक बार और अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इस पर F1 बल नीचे की ओर काम करता है। ये जो लूप है इसमें तल में भीतर की ओर यानी नीचे की ओर अंदर की ओर काम करेगा और इसमें बाहर की ओर काम करेगा। अब देखिए ये बल को हम निकालेंगे कैसे, तो इसको भी समझ लें।
इसको मोटी मोटी भाषा में ये समझिए कि जैसे करंट इधर को फ्लो हो रही है, तो अगर हम दाहिने हाथ का इधर अंगूठा रखें और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगलियां करें, तो जो हमारी हथेली है वो नीचे की ओर उसका तल रहेगा, तो बल नीचे की ओर लगेगा। अगर सीधी भुजा में रखें इधर को करके, तो अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अपना उंगली करेंगे तो फिर हथेली हमारी ऊपर को हो जाएगी, तो इस भुजा में ऊपर को बल लगेगा और इस भुजा में नीचे को, तो वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज में ये घूमेगी। इस तरह हम बल की दिशा समझ सकते हैं। बाकी आगे जब आएगा तो उसको हम और अच्छे से समझ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए CD भुजा में ये बल लगा और AB भुजा में ये बल लगा, तो ये नीचे को लगा, ये ऊपर को लगा, दोनों का परिमाण बराबर है, तो ये इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में घूमेगी। और ये लंबाई हमारी B है और ये लंबाई A अगर मान ली जाए, ये देखिए A है, तो ये जो एक्सिस है ये A/2 इधर A/2 इधर होगी, तो A/2 यहाँ पर लिखा गया। और मैग्नेटिक मोमेंट जो है चुंबकीय आघूर्ण, उसकी दिशा ये देखिए नीचे की ओर है। तो सारा हम लोगों ने फिगर से समझ लिया। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फोर्स है F2 और F1 मैग्नीट्यूड में समान है। इसी प्रकार पास पर आरोपित नेट बल शून्य है। जाहिर सी बात है, इस फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो मान लीजिए 10 न्यूटन ए है, 10 न्यूटन ए है, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उनको जोड़ा जाएगा, तो दिशा के हिसाब से ऋण चिन्ह आ जाएगा, तो इनका परिमाण शून्य हो जाए, नेट बल शून्य हो जाएगा। बलों F1 तथा F2 के युगल के कारण यानी कपल के कारण पास पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। चूँकि इसको अगर हम एक्सिस मान लें यहाँ पर, तो इससे कुछ दूरी है, कुछ दूरी पर जो बल लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है कि उस वस्तु को घुमाने का काम करता है, इसीलिए एक बल आघूर्ण कार्य करता है। चित्र 4.18b में AD सिरे से पास का एक दृश्य दिखाया गया है। यह स्पष्ट करता है कि यह बल आघूर्ण पास में वामावर्त घूर्णन के प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। जाहिर सी ये इधर को, तो इस प्रकार से वस्तु एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में या बाएं हाथ की तरफ घूमेगी। अब टाउ यानी बल है, तो टाउ बलाघूर्ण, तो बलाघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बल की लंबवत दूरी एक्सिस से, बल गुणे एक्सिस से बल की लंबवत दूरी। तो बल देखिए F1 और एक्सिस से लंबवत दूरी, ये बल है तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो लंबवत दूरी A/2 हो गई। और इधर देखें तो बल F2 और लंबवत दूरी A/2 हो गई। तो ये बलाघूर्ण का परिमाण हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बल ILB हो गया, IBB, L की जगह B है लंबाई, तो IBB A/2 प्लस IBB A/2, तो आ गया IAB ब्रैकेट में और बाहर B हो गया, एक पूरा मिला करके, क्योंकि हाफ 1 हो गया, A और B हो गया, तो ये आ गया IAB। ये AB हमारा कैपिटल A है, इसको देख लेते हैं। AB हमारा, ये AB को ही कैपिटल A लिख दिया। जहाँ पर A बराबर AB आयत का क्षेत्रफल है। ये A मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई जैसे क्षेत्रफल होता है, एरिया, उस प्रकार से इसने A लिखा है। ये एरिया है, क्षेत्रफल है, नीचे लिख दिया है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि अब हम आगे उस प्रकरण पर विचार करेंगे जिसमें पास का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश नहीं है। अभी तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश था, तो कोण हमारा जो तल था, तल लंबवत था इस चुंबकीय क्षेत्र के, तो 90 डिग्री sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ILB आ गया था। अब कह रहा है अगर अनुदिश नहीं है तो इसका मतलब कोई कोण बनाएगा, तो वही कह रहा है कि परंतु इनके बीच कोई कोण बनता है। ये देखिए फिगर दिखाया गया है
कि एन और एस ये दो पोल हैं चुंबक के, और ये थोड़ा सा घूम गया है तो ये तल से थीटा कोण बना रहा है। तो हम चुंबकीय क्षेत्र बी तथा कुंडली पर अभिलंब के बीच का कोण थीटा लेते हैं। अभिलंब यानी परपेंडिकुलर, यानी जो ऊपर 90 डिग्री है इसका तल, तो थीटा कोण ले लिया है। तो पहला प्रकरण थीटा बराबर π/2 के तदनुरूपी है। तो जो पहला प्रकरण है वो थीटा बराबर π/2 यानी 180/2 मतलब 90 डिग्री था। तो ये तल लंबवत था इस विद्युत क्षेत्र के या एन और एस पोल के, तो वो तो हम लोग कर चुके। अब चित्र 4.19 में यह व्यापक प्रकरण दर्शाया गया है। इसको अब यहाँ पर देखिए 4.19 जो फिगर है ये दोनों, इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो कह रहा है कि भुजाओं BC तथा DA पर कार्यरत बल आघूर्ण में बल परिमाण में समान दिशा में विपरीत तथा कुंडली के अक्ष के अनुदिश कार्य करते हैं। तो BC और AD जो भुजा है, ये BC और AD भुजा, तो ये तो N और S के यानी विद्युत क्षेत्र के समांतर हैं, तो इन पर बराबर और विपरीत दिशा में परिमाण में बल कार्य करेंगे। तो वही कह रहा है कि ये बल BC तथा DA के संगत केंद्रों को संयोजित करते हैं। फिर से पढ़ते हैं, भुजाओं BC तथा DA पर कार्यरत बल, देखिए यहाँ पर ये बल काम करते हैं। बल है बलाघूर्ण नहीं, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक्सिस तो ये है, धुरी तो ये है, तो जो घुमाने का काम करता है उसी में बलाघूर्ण शब्द यूज करेंगे। ये घुमाने का काम नहीं कर रहा, तो इसलिए बल यूज किया है। जो घुमाए ना वो बल है, जिस बल के कारण कोई वस्तु घूमने लगे वो बलाघूर्ण है। तो भुजाओं BC तथा DA पर कार्यरत बल परिमाण में समान दिशा में विपरीत तथा कुंडली के अक्ष के अनुदिश कार्य करते हैं। ये जो कुंडली की अक्ष है इसी की दिशा में काम करते हैं। ये बल BC तथा DA के संगत केंद्रों को संयोजित करते हैं। तो ये बल जो BC तथा DA के संगत, BC तथा DA के संगत केंद्रों को संयोजित करते हैं। संगति मतलब द्रव्यमान केंद्र। अक्ष के अनुदिश संरेखित होने के कारण एक दूसरे को निरस्त करते हैं। जैसा ऊपर हमने पढ़ा था कि ये एक्सिस है, तो एक्सिस किससे संरेखित है, उसी रेखा में है, संरेखित है अक्ष से, तो इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। परिणाम स्वरूप कोई नेट बल अथवा बलाघूर्ण नहीं है। तो BC और AD के कारण कोई बल या बलाघूर्ण नहीं है। या यूं कहें कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो कोण एक तरह से इनका पैरेलल है, समांतर है, इसलिए किसी भी प्रकार का बल या बलाघूर्ण नहीं लगता है। भुजाओं AB तथा CD पर कार्यरत बल F1 तथा F2। अब AB तथा CD पर ये N और S जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है दोनों पोल की वजह से, तो इस दिशा में ये चूंकि कुंडली की तली आ रही है घूम करके, तो इस पर F1 और F2 बल काम करेंगे। ये भी परिमाण सहित समान एवं विपरीत है। तो इस प्रकार से फिर वही कंडीशन जो पहले थी वही यहाँ पर भी है कि ये भी परिमाण सहित समान एवं विपरीत है। तो F1 बराबर F2 बराबर IBB हो जाएगा। ILB होता है तो L लंबाई हमारी B के बराबर है, B माना गया था ऊपर, तो IBB हो गया, ये लंबाई B के बराबर है। तो ये हो गया, परंतु ये संरेख नहीं है, लेकिन ये बल देखिए थीटा कोण बना रहे हैं। अब संरेखित नहीं है एक ही रेखा में, क्योंकि ये भुजा ऊपर है या नीचे है, और ये भुजाएं देखिए दोनों बराबर हैं। इधर भी उतना ही एंगल है, इधर भी उतना एंगल है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे, तो इसलिए दोनों के कारण ये जीरो हो जा रहा था। बल एक दूसरे को संरेखित थे तो कैंसिल कर दे रहे थे। लेकिन ये देखिए थीटा एंगल ऊपर है, ये थीटा एंगल नीचे है, तो एक ही रेखा में नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि इसके परिणाम स्वरूप पहले की तरह एक बलयुग्म उत्पन्न होता है। जैसी बात एक ही रेखा में नहीं है, तो अब एक बलयुग्म उत्पन्न होगा, डाइपोल उत्पन्न हो जाएगा।
तथापि पिछले प्रकरण जिसमें पास का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश था की तुलना में बलाघूर्ण का परिमाण अब कम है। तो पहले की तुलना में बलाघूर्ण का परिमाण अब कम है, क्योंकि अब थीटा कम है, पहले 90 डिग्री था अब कम हो गया। तो इसीलिए कह रहा है कि पिछले प्रकरण जिसमें पास का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश था की तुलना में बलाघूर्ण का परिमाण अब कम है। इसका कारण यह है कि बलयुग्म बनाने वाले बलों के बीच की लंबवत दूरी कम हो गई है। तो जो लंबवत दूरी है वो कम हो गई है थीटा के कारण, थीटा क्योंकि कम हो गया। चित्र 4.19b में सिरे एडी, सिरे जो एडी है, एडी से इस व्यवस्था का दृश्य दिखाया गया है। तो इस एडी सिरे से देखिए दिखाया गया है। तो पहले a/2 थी, अब a/2 साइन थीटा हो गया। इसको समझने के लिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो एंगल है तो पास में कास सामने साइन हमने आपको बताया था। तो इसमें दो चीज़ें हो जाएंगी। तो जो हमारा फोर्स होता है वो F बराबर ILB साइन थीटा होता है जब थीटा की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर L हमारा a/2 पहले था, अब a/2 के साथ साइन थीटा आ जाएगा। तो जब साइन थीटा आ जाएगा तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू F1 a/2 साइन थीटा प्लस टाउ बराबर F2 a/2 साइन थीटा। अब इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा IAB इंटू कैपिटल B साइन थीटा। तो ये भी हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई जैसे, तो ये भी एरिया हो जाएगा। तो IAB साइन थीटा हो जाएगा टाउ बराबर। तो पहले देखिए थीटा साइन थीटा नहीं था पहले, अब एंगल थीटा हुआ तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। तो कह रहा है जैसे जैसे थीटा टेंड्स टू 0 होगा बलयुग्म के बलों के बीच लंबवत दूरी भी शून्य की ओर बढ़ती है। तो जैसे जैसे थीटा हमारा 0 होता जाएगा तो वैसे जो बलयुग्म के बीच बल हैं वो भी शून्य की ओर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। तो इस वजह से जैसे जैसे कोण 0 की ओर जाएगा वैसे बल भी घटते घटते शून्य की ओर बढ़ता जाएगा। इससे बल संरेख बन जाते हैं। इससे क्या हो जाता है कि दोनों जो फोर्स हैं एक ही रेखा में होते हैं, हो जाते हैं धीरे धीरे जब थीटा 0 हो जाता है, तथा नेट बल तथा बलाघूर्ण शून्य हो जाते हैं। तो जिससे क्या होगा कि नेट फोर्स और नेट टार्क जो है वो 0 हो जाते हैं। तो समीकरण 4.20 तथा समीकरण 4.21 के बल आघूर्णों को कुंडली के चुंबकीय आघूर्ण तथा चुंबकीय क्षेत्र के सदिश गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर दिखाया गया। विद्युत धारा पास के चुंबकीय आघूर्ण को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं। तो जो कुंडली है उसमें जो चुंबकीय आघूर्ण है यानी मैग्नेटिक मोमेंट है उसका हम बराबर IA लिखते हैं। यहाँ क्षेत्र सदिश A की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार कागज के तल के भीतर की ओर अंतर निर्दिष्ट है। तो दक्षिण हाथ के अंगूठे के नियम से अगर देखें तो उस हिसाब से जो हमारा ये चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है तो वही कह रहा है कि यहाँ क्षेत्र सदिश A की दिशा, जो क्षेत्र सदिश है उसकी A की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार कागज के तल के भीतर की ओर निर्दिष्ट है। चित्र 4.18 देखिए। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कागज के तल में अंदर की ओर है। ये 4.18 फिगर है। चूंकि M तथा B के बीच का कोण थीटा है तो समीकरणों 4.20 तथा 4.21 को केवल एक व्यंजक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो M और B के बीच थीटा कोण है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू M क्रॉस B, टाउ इक्वल टू M क्रॉस B इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस सारे फार्मूलों को
आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। कह रहा यह स्थिर वैद्युतिकी के प्रकरण के सदृश है। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले चैप्टर में पढ़ते थे, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं टाउ इक्वल टू m क्रॉस b। तो स्थिर वैद्युतिकी में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E होती थी। यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट M है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोमेंट PC होता था। तो टाउ इक्वल टू PC क्रॉस E होता था विद्युत क्षेत्र की में, और चुंबकीय क्षेत्र में टाउ इक्वल टू m क्रॉस b होगा। तो दोनों में देखिए चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में जो फार्मूले हैं उनको बारीकी से समझिए, तो सब एक दूसरे के अनुरूप है। अब कह रहा है जैसा कि समीकरण 4.22 से स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र के विमाएं AL² हैं तथा इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर इसको देखें तो एम्पियर और इसका क्षेत्रफल है तो A² होगा मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा समीकरण 4.23 से स्पष्ट है कि जब M चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर अथवा प्रति समांतर होता है, यानी पैरेलल अथवा एंटी पैरेलल होता है, तो बल आघूर्ण टाउ विलुप्त हो जाता है। तो थीटा और 180 डिग्री की वैल्यू साइन के टर्म में 0 होती है, तो इसलिए बल आघूर्ण टाउ विलुप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब कोई एंगल नहीं होता तो एंगल ना होने पर टार्क की वैल्यू 0 होती है या विलुप्त हो जाता है। जब कुंडली पर बलाघूर्ण नहीं होता है तो यह साम्य अवस्था की ओर इंगित करता है। तो जब बलाघूर्ण यानी टार्क नहीं होगा तो ये कंडीशन इक्विलिब्रियम कहलाती है। यह चुंबकीय आघूर्ण M की किसी वस्तु पर भी लागू होता है। जब M तथा B समांतर होते हैं तो साम्य अवस्था स्थायी होती है। ध्यान दीजिए, जब M यानी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होते हैं तो साम्य अवस्था स्थायी होती है। ध्यान दीजिए, स्थायी होती है, स्टेबल। कुंडली में कोई भी घूर्णन होने पर बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। अगर कुंडली में कोई घूमने वाली स्थिति बनेगी तो उस पर बलाघूर्ण होगा, जो कुंडली को वापस उसकी मूल स्थिति में ला देता है। तो क्या करता है, जब घूम करके वो अपनी मूल स्थिति में कुंडली फिर आ जाती है। जब ये प्रति समांतर होते हैं तो साम्य अवस्था अस्थायी होती है। यह ऐसी बात है कि जब ये एंटी पैरेलल होते हैं तो क्या होता है कि ये साम्य अवस्था अस्थायी होती है। क्यों अस्थायी होती है? क्योंकि कुंडली में कोई घूर्णन होने पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है जो इस घूर्णन में वृद्धि कर देता है। तो प्रति समांतर वाली स्थिति में कोई बलाघूर्ण तो काम नहीं करता है, लेकिन ये प्रति समांतर यानी एंटी पैरेलल से फिर समांतर होना चाहती है, इसलिए अस्थायी है यानी अनस्टेबल है। तो इसीलिए कह रहा है कि क्योंकि कुंडली में कोई घूर्णन होने पर एक बलाघूर्ण उत्पन्न होता है जो इस घूर्णन में वृद्धि कर देता है। इस बलाघूर्ण की उपस्थिति के कारण ही लघु चुंबक अथवा कोई चुंबकीय द्विध्रुव बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ स्वयं को संरेखित कर लेता है। तो इसी बलाघूर्ण के कारण क्या होता है कि प्रति समांतर से वो फिर समांतर होगी, और समांतर का मतलब उसी रेखा में। तो इसीलिए कह रहा है कि संरेखित कर लेता है क्या, चुंबकीय द्विध्रुव बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ स्वयं को संरेखित कर लेता है। यदि पास सटे हुए n फेरे हैं तो बलाघूर्ण के लिए व्यंजक समीकरण 4.23 अब भी लागू होता है। तब यह व्यंजक इस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। अगर n फेरे हो तो Ia की जगह m बराबर NIA हो जाएगा। ये फार्मूला हमारा हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी कुंडली जिसमें पास सटे 100 फेरे हैं में 3.1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? इस कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण क्या है?
तो दो बातें हमको बताना है। तो जाहिर सी बात है कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अगर हमको बताना होगा तो फार्मूला होता है B बराबर μ0 Ni/2r। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। एन हमको दे दिया है, 100 फेरे हैं, करंट 3.1 एम्पियर है और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में बदलेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। अब सारी वैल्यू रख दिया, μ0 की वैल्यू 4.2 × 10⁻⁷, n 100 है तो 10 की घात 2 लिख दिया, I 3.2/2 इंटू r की वैल्यू है 0.1 को 10⁻⁻1 लिख दिया, सॉल्व किया तो आ गया 2 × 10⁻³ टेस्ला। B की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा प्राप्त होगी। अब ये जो B है तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से हम लोग प्राप्त करेंगे। इसमें कैसे प्राप्त करते थे, अगर सीधा तार है तो उसमें दाहिने हाथ का अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में रखते थे और जिधर को उंगलियां मुड़ती थी वो विद्युत क्षेत्र की एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती थी। वैसे ही निकाल लेंगे। अब कह रहा है, B कह रहा है कि इस कुंडली पर का चुंबकीय आघूर्ण क्या है। तो चुंबकीय आघूर्ण हम निकालेंगे। इससे पहले नीचे जो लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है यह कुंडली ऊर्ध्वाधर तल में रखी गई है तथा किसी क्षैतिज तल को उसके व्यास से संरेखित है के परिता घूर्णन के लिए स्वतंत्र है। तो पहले कुंडली ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल तल में रखी गई है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए समीकरण से चुंबकीय आघूर्ण, समीकरण 4.24 से चुंबकीय आघूर्ण m बराबर होता है NIA। तो पहले ये फार्मूला लगा करके m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो m बराबर NIA बराबर NIA हमारा, चूँकि कुंडली है तो कुंडली का जो क्षेत्रफल होगा वो πr² होता है क्योंकि वृत्ताकार है। तो ये हो गया n की वैल्यू 100 इंटू आई की वैल्यू 3.2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r²। तो r ये दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻² आ जाएगा। तो आ गया 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस बार फिर दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा प्राप्त होगी। जैसे इसमें प्राप्त करेंगे वैसे इसमें। अब देखिए कह रहा है कि 1-2 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा में है, जो इस प्रकार है कि आरंभ में कुंडली का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अब बाहरी क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जा रहा है 2 टेस्ला का, जैसा हम ऊपर N और S पोल रख करके बना रहे थे जो ऊपर फिगर देखा गया। तो कह रहा है पहले आरंभ में क्या है कि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, फिर क्या है कुंडली 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो C कह रहा है कि आरंभिक तथा अंतिम स्थिति में कुंडली पर बलाघूर्ण के परिमाण क्या है। तो अंतिम तथा प्रारंभिक, तो पहले कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है और फिर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए टाउ बराबर mod m×a, चूँकि हमें परिमाण निकालना है, दिशा से मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा mb sin थीटा। जब ये माड हटेगा तो आरंभ में थीटा बराबर 0 डिग्री है क्योंकि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो थीटा 0 हो गया। तो टाउ1 बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा बलाघूर्ण 0 हो जाएगा। दोबारा क्या है 90 डिग्री का कोण है, तो थीटा बराबर π/2 हो जाएगा। तो टाउ फाइनल कितना होगा mb हो जाएगा क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। तो m की वैल्यू 10 हमने निकाली है यहाँ पर और b की वैल्यू 2 टेस्ला क्वेश्चन में दिया है, तो आ गया 20 न्यूटन। अब d में क्या कह रहा है, अब देखिए d में कह रहा है कि 90 डिग्री पर घूर्णन करने के पश्चात कुंडली द्वारा अर्जित कोणीय चाल कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कुंडली का जड़त्व आघूर्ण I दे दिया है 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन के द्वितीय नियम से d⍵/dt = m sin थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो कुंडली है उसकी स्थिति लगातार समय के हिसाब से बदलती जा रही है, इसलिए कोणीय चाल को ओमेगा की बजाय d⍵/dt लिखा गया है। इस बात को समझने का प्रयास करें। तो ये बराबर हो जाएगा m sin थीटा के। यहाँ पर d⍵/dt के साथ में
ये जे है, कहीं कहीं पर जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई लिखते हैं। यहाँ पर इसने जे अब बड़ी कैपिटल आई ही है, जो भी मानिए, यहाँ पर कुल मिला के ये जड़त्वाघूर्ण है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है L बराबर आई ओमेगा, ये घूर्णन गति में है। और अगर मोमेंट ऑफ ये चुंबकीय क्षेत्र की बात आ जाए तो यहाँ पर जो ये आई है, ये आई का काम ये यम करेगा, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट जिसको कहते हैं। तो बल आघूर्ण और मैग्नेटिक मोमेंट एक तरह हो गए। और ये जो कोण है समय के साथ एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है डी ओमेगा बाई डी टी, इसका काम साइन थीटा करेगा, क्योंकि ये एंगल साइन थीटा के आधार पर ही तो समय के हिसाब से घुमाव होगा। तो इस प्रकार से ये बराबर आपस में किए गए हैं। यहाँ पर आई कुंडली का जड़त्वाघूर्ण है श्रृंखला नियम के अनुसार। अब श्रृंखला नियम के अनुसार क्या होगा, चेन रूल बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। तो इसके हिसाब से डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर दिया गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, और इसके बाद ये डी थीटा बाई डी टी जो है ये डी ओमेगा इंटू ये कोण बटे समय, तो ये भी ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया कि डी ओमेगा बाई डी टी इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा समय के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो इसका उपयोग करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई ओमेगा डी ओमेगा, आई ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू एम बी साइन थीटा डॉट डी थीटा हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा बचेगा यहाँ पर। तो थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री तक समाकलन करने पर, यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से ओमेगा फाइनल तक आई बाहर आ जाएगा। तो ओमेगा डी ओमेगा बराबर एम बी यहाँ बाहर आ जाएगा, जो चेंज होगा वही अंदर रहेगा। तो 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा, तो आई ओमेगा स्क्वायर फाइनल अपान 2 हो जाएगा, जो स्क्वायर में जाएगा वो भाग में जाएगा, बराबर माइनस या 0 से 90 तक, तो माइनस एम बी कास थीटा, या माइनस लगाएंगे तो साइन को कास में चेंज कर देंगे, 0 से पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा एम बी के बराबर, क्योंकि साइन 0 का मान 0 और पाई बाई 2 का मान 1 होता है। तो ये एम बी बचेगा कास के टर्म में। साइन 0 का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा कास के टर्म में, तो कास के टर्म में एम बी बचेगा, और कास 90 का मान 0 हो जाएगा, तो ये एम बी बचेगा। अब ये ओमेगा फाइनल बराबर 2 एम बी अपान आई हाफ हो जाएगा, ओमेगा फाइनल इसको लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी रखने पर 2 इंटू एम की वैल्यू रखेंगे बी की और आई की, सारी वैल्यू जब रख देंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 20 प्रति सेकंड। इसको सॉल्व करिएगा तो इतना ही आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमने कर लिया। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 4.11, कह रहा है किसी चिकने क्षैतिज तल पर कोई विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास रखा है, क्या इस पास के चारों ओर ऐसा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जा सकता है कि यह पास अपने अक्ष के चारों ओर स्वयं चक्कर लगाए, अर्थात ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों ओर? तो नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए ऊर्ध्वाधर दिशा में बल आघूर्ण टाव की आवश्यकता होगी। बिना बल आघूर्ण के तो घूम नहीं सकता, परंतु टाव इक्वल टू आई ए क्रॉस बी, और चुंबकीय क्षैतिज पास का क्षेत्रफल सदिश ए ऊर्ध्वाधर दिशा में है, तो टाउ को बी के किसी मान के लिए पास के तल में होना चाहिए। तो पीछे जो हमने फिगर बनाया है उसमें पास का जो तल है
और जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो तल का क्षेत्रफल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कैसे हैं, एक ही तल में है। और आई की दिशा जो है कह रहा है चूंकि क्षैतिज पास का क्षेत्रफल सदिश ए ऊर्ध्वाधर है, ये क्षेत्रफल का तल ऊपर की ओर परपेंडिकुलर है, टाउ को बी के किसी मान के लिए पास के तल में होना चाहिए। तो टाउ जो है तो बी के किसी मान के लिए पास के तल में होगा, यानी जो लूप है उसके तल में होगा, तभी बलागुण काम करेगा। तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी जिस प्रकार से कह रहा है कि धारावाही पास किसी क्षैतिज तल में रखा गया है तो उस पर कोई बलागुण काम करे, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन में जो ये पूछा गया है इसका थोड़ा सा अगर हम फिगर बनाएं तो इस प्रकार से क्षैतिज कोई वृत्ताकार पास है और इसका ये मान लीजिए अक्ष है ऊर्ध्वाधर। तो कह रहा है ये ऐसे ऐसे चक्कर लगाए, तो ऐसा कैसे संभव है? ऐसा चक्कर संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए ऊर्ध्वाधर अक्ष में बल आघूर्ण टाउ की आवश्यकता होगी। बल आघूर्ण लगेगा तभी ये घूम सकता है, परंतु टाउ इक्वल टू आई ए क्रॉस बी होता है। तो ये तल इसका लंबवत है इसके, तो ए अगर इस प्रकार है तो क्रॉस में जो लिखा होता है वो एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब बी की दिशा ये होगी अगर तल की दिशा ये है, ऊपर की ओर है। तो चूंकि क्षैतिज पास का क्षेत्रफल सदिश ए ऊर्ध्वाधर दिशा में है तो टाउ को यानी बल आघूर्ण को बी के किसी मान के लिए पास के तल में होना चाहिए। तो टार्क इसके तल में होना चाहिए तभी घूम सकता है। तो ये ऐसे ऐसे घूम सकता है, लेकिन ये अक्ष इस तरह है तो ये ऐसे ऐसे कैसे घूम सकता है? नहीं घूम सकता। तो नहीं वाला आंसर सही होगा। अब बी वाला देखते हैं। कह रहा है कोई विद्युत वाही वृत्ताकार पास, ध्यान दीजिए वृत्ताकार लिख रहा है यानी सर्कुलर पास किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यदि यह पास घूमने के लिए स्वतंत्र है तो इसके स्थायी संतुलन का दिक् विन्यास क्या होगा, यानी किस ओरिएंटेशन में ये मतलब स्थायी संतुलन में होगा, स्टेबल बैलेंस में होगा। यह दर्शाइए कि इसमें कुल क्षेत्र यानी वाह्य क्षेत्र प्लस पास द्वारा उत्पन्न क्षेत्र का फ्लक्स अधिकतम होगा। तो देखिए स्थायी संतुलन वाला दिक् विन्यास यह है कि जिसमें पास का क्षेत्रफल सदिश ए वाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर प्रति समांतर है तो अस्थायी संतुलन होगा यानी एंटी पैरेलल यानी विपरीत दिशा में, और अगर उसी दिशा में होगा यानी समांतर होगा तो स्थायी संतुलन होगा। तो वही कह रहा है कि क्षेत्रफल सदिश ए वाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा तो स्थायी संतुलन होगा यानी समांतर की बात कर रहा है। इस दिक् विन्यास यानी ओरिएंटेशन में पास द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वाह्य क्षेत्र की दिशा में है यानी समांतर है, प्रति समांतर नहीं। इस प्रकार दोनों क्षेत्र पास के तल के लंबवत होने के कारण कुल क्षेत्र का अधिकतम फ्लक्स प्रदान करते हैं। तो चूंकि दोनों पास जो है यानी दोनों क्षेत्र जो मैग्नेटिक और वाह्य चुंबकीय क्षेत्र और आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है और लंबवत हैं तल के, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम दे पाएंगे। अब सी वाला कह रहा है अनियमित आकृति का कोई विद्युत धारावाही पास किसी वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यदि तार लचीला है तो यह वृत्ताकार आकृति क्यों ग्रहण कर लेता है? तो ध्यान दीजिए यह क्षेत्र के लंबवत तल में वृत्ताकार पास का रूप इसलिए ग्रहण कर लेता है ताकि इससे होकर अधिकतम फ्लक्स प्रवाहित हो सके, क्योंकि किसी भी दी गई परिमिति के लिए वृत्त का क्षेत्रफल किसी भी अन्य आकृति के क्षेत्रफल की तुलना में अधिकतम होता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई बूंद आसमान से गिरती है तो वो इस स्फेरिकल रूप क्यों ग्रहण कर लेती है, गोलाकार क्यों हो जाती है, क्योंकि गोले का आयतन न्यूनतम होता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी वृत्ताकार पास आकृति क्यों ग्रहण कर लेता है, क्योंकि वृत्ताकार पास में क्या होता है कि अधिकतम फ्लक्स प्रवाहित हो सकता है और हर पास अपने से अधिकतम फ्लक्स को प्रवाहित करना चाहता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। अब आगे आ जाता है वृत्ताकार विद्युत धारा पास
पास एवं चुंबकीय द्विध्रुव, यानी वृत्ताकार विद्युत धारा पास चुंबकीय द्विध्रुव। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।